जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो एग्जाम होने वाला है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आपकी होने वाली है, जो कि फरवरी में 22 से 28 तक जिसका डेट है। उसके लिए दोस्तों कई बार मैसेज आप लोगों ने किया तथा बड़े बड़े चैनल्स तो बड़ी बड़ी परीक्षाओं के पीछे जहां लगे हुए हैं, वही मैं आपकी छोटी छोटी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी प्रश्नों को खोज कर ला रहा हूं। 10 वर्षों में पूछे गए सारे प्रश्नों का दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट किए हैं, क्योंकि मैं पूरा तो नहीं एक साथ दे सकता, लेकिन हाँ फिर भी मैक्सिमम प्रश्न आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में देने का प्रयास किया है। अगर आपकी परीक्षा है तो पूरा वीडियो अंत तक आप जरूर देखें। कुछ स्पेशल प्रश्न जो विभाग द्वारा पूछा जाता है, देखिए वो भी मैंने यहाँ पर जो है उसको इंक्लूड किया है। बाइलिंगुअल प्रश्न है। आइए चलते हैं बिना देर किए प्रश्नों की तरफ। आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखें। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, खरीफ फसल की कटाई कब होती है? ऑप्शन ए जून जुलाई, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर, सी मई जून, या डी अप्रैल मार्च अप्रैल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, अक्टूबर नवंबर। दोस्तों एकदम ओरिजिनल प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने टाइप भी नहीं किया है, ये मैं केवल कॉपी करके जो है कॉपी पेस्ट स्क्रीनशॉट लेकर के जो पेपर होता है उससे मैं आपको दे रहा हूं टोटल प्रश्न वहां से। ये टाइप शुदा प्रश्न नहीं है, टोटल जो है ओरिजिनल जो है सीट से कॉपी किया हुआ प्रश्न हुआ है, देख लीजिए टोटल आपको। उसी तरह इंग्लिश में भी द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, मई जून, अप्रैल मार्च अप्रैल। तो अक्टूबर नवंबर बी यहाँ पर वही सही हो जाएगा। दोनों भाषा में, अगर आप इंग्लिश भाषी हैं तो आपके लिए ऊपर इंग्लिश में भी दिया हुआ है सेम उसी क्रम पे। पहला अगला प्रश्न है, विश्व का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए सहारा, बी थार, सी कालाहारी, डी जैसलमेर। तो सबसे बड़ा मरुस्थल जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, ए सहारा मरुस्थल जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। और थार मरुस्थल राजस्थान भारत में जो है, इसको भी आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में थार मरुस्थल फैला हुआ है। कालाहारी भी जो है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में है, इसको भी आप जानते रहिए। बाकी जैसलमेर तो राजस्थान का एक शहर है खूबसूरत, इसके बारे में भी आप जानते रहिए। ऊपर इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन को जो है दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट? द आंसर ए इज सहारा। चलिए, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? मतलब तीन ऐसे हैं जो वन्य जीव अभयारण्य नहीं होंगे, एक होगा। ए शिमला, बी कार्बेट, सी चंपाहारी, डी गोरुमाला। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपने बार बार सुना होगा दोस्तों, तो बी जो है कार्बेट आपका वन्य जीव अभयारण्य है। बाकी ये सब वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। शिमला वगैरह उत्तराखंड में आप जानते हैं टूरिस्ट प्लेस है, ये सब वन्य जीव अभयारण्य नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो कार्बेट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीली क्रांति किससे संबंधित है? सोना, तिलहन, सूर्यमुखी, मुर्गी पालन। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा दोस्तों, बी तिलहन उत्पादन, सरसों वगैरह तेल वगैरह जो उत्पादन होता है उससे संबंधित जो है तिलहन में सब आ जाते हैं, जिन जो वो भी फसलें जिनसे ऑयल प्राप्त होता है, ऑयल प्रोडक्शन होता है, वे तिलहन में आते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तिलहन, पीली क्रांति। और अब अगर भूरी क्रांति होती है तो अंडा उत्पादन से है, नीली क्रांति है तो मछली उत्पादन से है। मतलब ये प्रश्न देने का मकसद दोस्तों, मैं ये नहीं दावा करता कि यह प्रश्न परीक्षा में आ ही जाएंगे। यह जो है सीआरपीएफ के विभिन्न परीक्षाओं में, एएसआई, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कांस्टेबल, स्टेनो, तमाम परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो मतलब आपको ये तो समझ में आएगा कि कहाँ से प्रश्न वो जो है सीआरपीएफ उठा रही है, तो आप उस टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। मेरा मेन मकसद यही है। आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप दोस्तों, मेरी पहुंच बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक, ज़्यादा स्टूडेंट्स तक नहीं हो पा रही है, क्योंकि चैनल नया है, सब्सक्राइबर कम है, तो ऐसे में एक स्टूडेंट खोज रहे हैं डेटा, लेकिन उन तक ये मिल नहीं पा रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे हर उस जरूरतमंद विद्यार्थी तक शेयर करके पहुंचाएं जिसे इन सब कंटेंट की, इस डेटा की जरूरत है। येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन नंबर बी ऑयल सीड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। केसरी न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय, केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? जी के गोपाल कृष्ण गोखले, बी बीजी तिलक माने बाल गंगाधर तिलक, सी सरदार पटेल, डी राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर हो जाएगा, केसरी समाचार पत्र की जो है संपादक जो
थे दोस्तों वह हमारे बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक, बी सही हो जाएगा। यहाँ पर बी उत्तर टिक कर लेंगे, दोनों में बी सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को आप जानते हैं, और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इनके बारे में भी रियासतों का एकीकरण करने के लिए इन्हें जाना जाता है। राजा राममोहन राय जो है, इनके बारे में भी जो है, इन्होंने राजा राममोहन राय ने ठगी प्रथा, सती प्रथा वगैरह को जो है विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर के खत्म किया था। तो हिस्ट्री के इस पोर्शन से प्रश्न आ रहा है, इसको आप नोटिस में रखेंगे अपने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं है? हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फिजिशियन? कौन इसमें से डॉक्टर नहीं है? मतलब 3 डॉक्टर होंगे, 1 डॉक्टर नहीं है। सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी और चारवाक। अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी पर जो चारवाक हैं, यह एक दार्शनिक है, नास्तिक चिंतक हैं, फिलोसोफर हैं, यह चिकित्सक नहीं है। बाकी चरक भी चिकित्सक हैं, धन्वंतरी इज आल्सो अ फिजिशियन एंड सुश्रुत भी चिकित्सक हैं। तो यह तीनों चिकित्सक हैं, चारवाक आपका जो है चिकित्सक नहीं है। बहुत दिन से आपकी डिमांड थी कि बायोलिंगुअल क्वेश्चन लाओ दोस्तों, आपके लिए बायोलिंगुअल भी लेकर आया हूं। वो लेकर का मतलब कि आपके वो एक्चुअल जो पेपर आया हुआ है, जो बच्चों की ने जो है पीडीएफ भेजी है या फिर डाउनलोड करके यहाँ वहां से कुछ खोज करके मैंने वही कॉपी करके सीधे रख दिया है। एग्जाम का ओरिजिनल प्रश्न है, आप देख सकते हैं, और यह प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। अगर किसी के पास पेपर पड़ा होगा तो आप उसे मिला भी सकते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द फुटबॉल टीम? 11, 10, 9, 8, माने 11, 10, 9, 8। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फुटबॉल टीम में कुल 11 प्लेयर होते हैं दोस्तों। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए आइस हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, रग्बी। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ कनाडा? आइस हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, रग्बी। याद करिए दोस्तों, आइस हॉकी कनाडा में खेला जाता है, यह वहां का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। रग्बी वगैरह भी एक बॉल होती है, उसको फेंक करके ऐसे खेलते हैं, जान ही रहे हैं। अगर भारत का राष्ट्रीय खेल पूछ दे दोस्तों तो हॉकी आप जानते हैं, और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हैं, और उनके बर्थडे पर खेल दिवस जो है मनाया जाता है 29 अगस्त को, इसको भी ध्यान रखिएगा। एयरफोर्स अकेडमी कहाँ स्थित है? वेयर इज एयरफोर्स अकेडमी सिचुएटेड? ऑप्शन नंबर ए जलाहली, हैदराबाद, बी, सी बेंगलोर, डी पुणे। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा कि एयरफोर्स अकेडमी जो है आपकी हैदराबाद स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत जल्दी आपका समय नहीं लूंगा दोस्तों, मेरा टारगेट है आपको प्रश्नों को दिखा देना, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। वेन इज बिहार दिवस सेलिब्रेटेड? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ए जून 22 को, यानी 22 जून को, 22 मार्च को, 22 अगस्त को, 22 जुलाई को। अब 22 जुलाई, अब ऐसे ऐसे 22 इतना दे दिया है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पर याद रखेंगे कि 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन इज लोकेटेड एट। इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, बी दार्जिलिंग, सी न्यू दिल्ली, डी देहरादून। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, अगर पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय, तो अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए दार्जिलिंग और देहरादून दे दिया है, पर्वतों पर बसे हुए शहर हैं, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी, इसको ध्यान रखेंगे, न्यू दिल्ली, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। पसंद आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन तो लाइक करें, अधिक से अधिक ग्रुप में दोस्तों तक शेयर करें, हमें सपोर्ट दें, क्योंकि अब देख रहे हैं कि काफ़ी कॉस्ट आती है, काफ़ी मेहनत लग जाती है ऐसे पीडीएफ को तैयार करवाने में, और फिलहाल अभी जो कहीं से कोई आमदनी इसकी नहीं हो रही है। गवर्नमेंट जॉब करते हुए मैं आपके लिए जो है समय निकाल कर चीज़ों को बनाता हूं, तो ऐसे में आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपकी पढ़ाई में अगर इससे मदद मिल रही है तो मुझे भी सपोर्ट करें। अपने दोस्तों को, अपने परिवार में लोगों को, अधिक से अधिक लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को भेजें स्टूडेंट्स के ग्रुप में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, द टेरिटोरियल आर्मी वाज इस्टेब्लिश्ड इन। टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1962 1962, बी 1948 1948, सी 1920 1920, डी 1953 1953। तो सही उत्तर दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर गूगल वगैरह सर्च करेंगे तो मैंने भी काफ़ी
खोजने की कोशिश की तो 1948 के साथ आप जाएंगे, क्योंकि जो है अगर एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो 9 अक्टूबर 1949 आपको मिलेगा टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना। तो एक 9 अक्टूबर 1949 आपको मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल उसके क्लोज में, तो क्योंकि वो एक्ट वगैरह लाने में, चीज़ों को लाने में एक दो साल आगे पीछे रहता है, तो 1948 को आप सही चुनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, द अकाल तख्त वाज बिल्ट बाई, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए गुरु रामदास, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु हरगोविंद, डी गुरु नानक। अकाल तख्त के बारे में हम चर्चा करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु हरगोविंद, सी। ये इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था दोस्तों। इनके साथ एक नाम आता है बाबा बुड्ढा, इसको भी ध्यान रखिएगा कि ये भी इस अकाल तख्त के निर्माण में इनका भी बहुत योगदान है। बाबा बुड्ढा ये नाम अगर आप देखेंगे तो ये भी प्रश्न में पूछा हुआ है, बाबा बुड्ढा एक नाम आता है, और एक गुरुदास के बारे में पूछता है, गुरुदास ये भी पूछा हुआ है। तो अकाल तख्त में इन तीनों लोगों का योगदान है, और गुरु हरगोविंद, सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर सी सही हो जाएगा, द अकाल तख्त वाज बिल्ट बाई। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक काल में अकबर का सिपह सलार कौन था? हु वाज द रीजेंट ऑफ अकबर इन हिज अर्ली डेज। शुरुआत में चूंकि अकबर कम उम्र में शासक बन गया था, तो उसके सिपह सलार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? काफी विद्यार्थी इसका उत्तर बहुत आसानी से दे देंगे। ऑप्शन नंबर ए अबू फजल, बी बैरम खां, सी मान सिंह, डी टोडरमल। सही उत्तर दोस्तों बैरम खान को अकबर का संरक्षक माना जाता है, क्योंकि लगभग अकबर की उम्र 12-13 साल उसमें एग्जैक्ट ऐसे थी, मतलब नाबालिग था, बहुत छोटा था। तो बैरम खान उसके साथ जो है युद्ध करना, सारी चीज़ें, राजपाट की जिम्मेदारियां ये लेकर के बैरम खान काम करते थे। तो द करेक्ट आंसर इज द बैरम खान। अगला प्रश्न आपका है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC इज लोकेटेड एट तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बारे में दोस्तों आप लोग जानते हैं तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वे कहाँ स्थित हैं, उनसे भी प्रश्न मतलब बन रहा है, इसको देख करके एक बार आप जाएंगे। नेक्स्ट है, बीजापुर इज नोन फॉर, बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? ए भीषण सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए, बी गोल गुंबद के लिए, सी अतिवृष्टि वाला क्षेत्र के लिए, डी गोमतेश्वर की प्रतिमा के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोल गुंबद के लिए। थोड़ा सा बीजापुर के बारे में आपको मैं बता दूं कि बीजापुर जो है अपनी एक उसको क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर या फिर कह लीजिए भवन निर्माण शैली के लिए काफ़ी फेमस है। आदिल शाही राजवंश एक नाम आता है जिन्होंने गोल गुंबद वगैरह बनाया हुआ है, कि आदिल शाही राजवंश जो है, यहाँ पर इस राजवंश ने काफ़ी भवन निर्माण शैली को यहाँ विकसित किया हुआ है। अब भीषण सूखाग्रस्त वगैरह तो राजस्थान वगैरह में देखते हैं, जो है झांसी का क्षेत्र यूपी का है, वो भीषण सूखाग्रस्त के लिए जाना जाएगा। अतिवृष्टि तो मेघालय का मासीराम मेघालय, चेरापूंजी वगैरह जाना जाएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा। तो सही उत्तर बी गोल गुंबद। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड? समझिए, आय सिद्धांत पर किए गए आकलन के अनुसार राष्ट्रीय आय के अनुमान में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की जाती है? तो किसकी गणना नहीं की जाएगी दोस्तों? जब राष्ट्रीय आय की गणना, मतलब एक बड़ा प्रश्न है, आप कंफ्यूज ना होइए, शॉर्टकट में जानिए कि राष्ट्रीय आय की गणना जब की जाएगी, व्हेन वी विल कैलकुलेट द नेशनल इनकम, देन व्हाट विल बी इंक्लूडेड एंड व्हाट विल बी नॉट इंक्लूडेड। ये चारों ऑप्शन में से कोई 3 होंगे जो इंक्लूड किए जाते हैं, एक नहीं इंक्लूड किया जाएगा, एक को कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। तो देखिए, किराया, बी मिश्रित आय, सी पेंशन, डी अवितरित लाभ। तो यहाँ पर आपका सीधा सा उत्तर हो जाएगा कि पेंशन को जो है इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, सी। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह थे, श्री गुरु गोविंद सिंह वाज क्या थे दोस्तों? ए सिखों के 10वें गुरु, द 10th गुरु ऑफ द सिक्स,
1699 में सिखों के आंतरिक परिषद खालसा के संस्थापक, फाउंडर ऑफ खालसा इन द इनर काउंसिल ऑफ द सिख इन 1699, दसम ग्रंथ के रचयिता, ऑथर ऑफ दसम ग्रंथ, ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। तो जो है गुरु गोविंद सिंह के बारे में दोस्तों ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए, इन सबसे प्रश्न बनता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट विभागीय प्रश्न है, विभाग में ट्रेनिंग वगैरह पे अगर आप जाते हैं तो ये प्रश्न आता है और उम्मीद है कि आप जरूर ट्रेनिंग पर जाएंगे। बस अपनी तैयारी को इसी तरह लगन से करते रहिए। हम आपकी तैयारी में जो भी बन पड़ेगा दोस्तों, अपने सेवा से, गवर्नमेंट जॉब से जो भी समय हमें बचता है, हमारी रुचि है पढ़ाने में, हमें आपको अच्छा लगता है चीज़ों को इस तरह से एक्सप्लेन करके देने में या आपके लिए कुछ काम करने में, तो हम लाते रहेंगे। बाकी आपको ट्रेनिंग पर जरूर जाना है। अगला आपके प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्न है कि प्रशिक्षण के दौरान थकान के कारण हैं, क्यों थकान होती है। हम लोग भी ट्रेनिंग में थे दोस्तों, थकान, हाथ पैर एकदम दर्द करता था। तो लैक्टिक अम्ल ऑप्शन नंबर ए, बी गुर्दे संबंधी, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी पीएच घटक। माने फैटिग कम्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ड्यू टू, तो फैटिग क्यों आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे कि लैक्टिक मसल्स में दोस्तों, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है थोड़ा सा, तो वो उस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी जो है मांसपेशियां दर्द करती हैं। फिर जब हम थोड़ा आराम करते हैं तो वह रिलीज हो जाता है, खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारिस्थितिकी संबंध है, इकोलॉजी डील्स विथ, किसको पारिस्थितिकी कहेंगे दोस्तों, इकोलॉजी। पक्षी ऑप्शन नंबर ए, बी कोशिका गठन, सी जीवों और वातावरण के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, डी टिश्यूज, ऊतकों से। तो सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, मैंने सब पे टिक कर दिया, सॉरी, सही उत्तर हो जाएगा आपका जीवों और वातावरण के बीच संबंध से, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी क्या है कि जीव यानी जो ऑर्गेनिज्म है और उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, हमारा हमारे वातावरण के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड द इकोलॉजी। यही है दोस्तों। ऐसे प्रश्न हम आपके लिए कल भी लेकर आएंगे दोस्तों, सीरीज लगातार। आपकी जब एग्जाम चलेगी तो आपके एग्जाम बेस्ड में जो मेमोरी बेस्ड प्रश्न रहेंगे तब भी हम लेकर आएंगे। तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक दोस्तों सब्सक्राइब करवाइए, हमें सपोर्ट दीजिए स्टैंड होने के लिए। हम आपकी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट लाते रहेंगे। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।